हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविनाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं पीएन इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर सेशन में। और अभी हम अब उसको सॉल्व करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे तो जानने में कि लगभग आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के चलो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक का पेपर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equals to 9 and this represents the coincident line। कि ये लाइन और ये लाइन जो है, यहाँ पे एक दूसरी लाइन आएगी कि दोनों लाइंस मिलके कोइंसिडेंट लाइंस बनाती हैं। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, है ना। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दूसरी इक्वेशन जो है वो पहली इक्वेशन का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब एक फिक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दूसरी इक्वेशन मिल जानी चाहिए, तब जाके ये रेशियो बैलेंस होता है, तब जाके ये रेशियो मेंटेन रहता है। यानी आप अपनी पसंद का कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक रियल नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, बस रियल नंबर होना चाहिए। उससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन कुछ भी नंबर कैसे ले, हमारी पसंद से थोड़ा ना ले सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, चारों ऑप्शंस में x का जो कोफिशिएंट है ना वो 4 है, 4 यानी, और यहाँ 2 है यानी डबल है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये है, ये दूसरी इक्वेशन देखो कहीं पे है क्या, हाँ ऑप्शन ए है। पहले वाले में आएगा ऑप्शन ए, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे सेकंड वाला देखो, आपसे बोला हुआ है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस p इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 112, यानी d इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 112। d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 112। b की वैल्यू रखते हैं -4, 4ac इज इक्वल्स टू 112। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 12p, तो 16 माइनस 112 इज इक्वल्स टू 12p। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -96, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -96 बाय 12, दैट इज 12 8 is 96 -8 है गई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए, यानी सेकंड वाले का भी आंसर आया ऑप्शन ए। थर्ड देखते हैं, थर्ड में बोला हुआ है 2k प्लस 1 13 and 5k minus 3 are in AP. All these three numbers represent a consecutive numbers of AP. तो 3 नंबर यदि AP में हो तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू दूसरा नंबर। यानी जो दूसरा नंबर होता है, सेकंड नंबर जो होता है, वो पहले और तीसरे का एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26, 5 प्लस 2 7k एंड 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 इधर जाएगा तो 26 प्लस 2 28 एंड k इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय 7, दैट इज 4। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन -3,5 की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -3 माइनस 0 दैट इज -3 का स्क्वायर 9 एंड 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 रूट 34, यानी रूट 34 इसके बीच की डिस्टेंस है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन सी। ओके चलो फोर्थ के बाद फिफ्थ देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू पूछिए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू मालूम है हमें 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 है ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन डी। ये अच्छा क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछ लिया एमसीक्यू में कि m माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 2, m प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू 12, देन फाइंड z। अब याद होगा कि m, x और z क्या होता है? m इज द मीडियन ऑफ डेटा, x इज द मीन ऑफ डेटा एंड z इज मॉड ऑफ डेटा। तो आपको मीन और मीडियन में ये दोनों रिलेशन के हिसाब से आपको m और x निकालेंगे। पहले तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो x कैंसिल हो जाएगा, 2m इज इक्वल्स टू 14, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है तो माइनस एक्स प्लस एक्स एट्स कैंसिल्ड आउट, m आ जाएगा 7, m7 आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो 7 माइनस, और इक्वेशन 1 में क्यों रखूं, मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा, 7 प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू 12, तो यहां से x बार की वैल्यू आएगी 5। अब x बार आ गया, m आ गया, तो हमें मालूम है कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 7 z प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो जाए 21, और ये 10 इधर, तो z इज इक्वल्स टू 11 है। 11 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आओ भाई फिलिप्स पे बढ़ते हैं। फिलिप्स पे सेवंथ में रूट 7 इज इररेशनल नंबर, ये तो इररेशनल नंबर होता है भाई, सबको मालूम है रूट 7 इज एन इररेशनल नंबर, थ्योरम्स में हमने प्रूव किया है। एट्थ में द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c बाय a, तो c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1, दैट इज 6। आंसर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 6, ये वाला। अ बैलेंस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, 9th देखिएगा, अ बैलेंस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, टॉस्ड वंस, एक बार टॉस किया डाइस को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन इट, एक आने की प्रोबेबिलिटी, ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज, कितने 1 होते हैं डाइस पे? एक ही होता है, और कितने आउटकम्स होते हैं टोटल? 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6। 10th वाला देखिएगा, इसमें बोला हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो आपसे कहा है टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉस को इधर ले आते हैं नीचे, व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर आया तो यहाँ 1 बचेगा, साइन बाय कॉस इज 10, tan theta is equals to 1, राइट, इसमें भी आंसर आएगा 1। 11th tangents dash tangents can be drawn from the point lying in the exterior of circle, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है? 2 आंसर आएगा इसमें, 2। ट्वेल्व देखिए, मॉडल क्लास क्या होती है भाई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, इसकी आपको मॉडल क्लास बतानी है, तो मॉडल हाईएस्ट, इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है? 35 इज द हाईएस्ट, तो मॉडल क्लास आपके पास हो जाएगी 80 to 90। True false, state whether the statements are true or false। HCF of 6 and 72 is 6, true। 6 और 72 का HCF
6 ही होता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। 72 और 6 का HCF 6 ही आएगा, क्योंकि 72 जो है वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 6 जो है वो 72 का ही फैक्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। एज पर द गिवन फिगर y is equals to px, the graph has 1 0 false। क्या इसका एक ही जीरो है? नहीं। कितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 बार। तो इसके कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज। देन 15, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16 are consistent। तो इसमें a1 by a2 निकाल लेते हैं, क्या होगा? a1 is 1 and a2 is 3। b1 by b2 निकालते हैं, क्या आएगा? -1 अपॉन -3, यानी माइनस माइनस कैंसिल, यानी बचा 1 by 3। एंड c1 by c2 आएगा 8 by 16, 1 by 2। तो देखो a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये कंडीशन किस टाइप की लाइंस की होती है? ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन, और पैरेलल लाइंस की कंडीशन है यानी कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है, इनकंसिस्टेंट है। 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज 1। ट्रू, दिस इज ट्रू। ऐसा इवेंट जो श्योर है कि वो होगा ही सही, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यस, दैट इज ट्रू। 17, वन लाइनर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी +2 +3 +4 अप टू 50। एपी का क्वेश्चन है, तो एपी का, तो इसमें तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + an, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। तो Sn की वैल्यू 50/2 एंड 1 + 50, तो 2 से ये 25 टाइम कैंसिल्स, आपके पास बचा 25 × 51। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 25 कैरी 12, 25 5 125, 137, 1375, 1275। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला हुआ है PQR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिखता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी एंगल P + एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमें दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो रेशियोज के साथ तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल अटैच कर देते हैं, 2x एंड 3x। तो 2x + 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180, यानी 5x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 5, दैट इज 36 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 36, इट मीन्स एंगल R इज इक्वल्स टू 3 × 36, दैट इज 108 डिग्री, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 19, इट सेज Aniket gets 20 marks out of 25 marks in a unit test. What will be the probability of getting 20 marks? 20 marks आने की probability। तो देखो total outcomes कितने हो जाएंगे? 26। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 और ऐसे करके 25 तक। टोटल 26 आउटकम्स हो गए, क्योंकि 25 में से 0 मार्क्स भी तो आ सकते हैं किसी बच्चे के।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 कितने हैं इसमें, 1 एंड ये 26, राइट, 1/26। देन क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। देखो मीडियन क्या होता है किसी भी डेटा का, मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल टर्म, यानी सबसे सेंटर वाली टर्म, और उसके लिए जरूरी है कि डेटा जो है वो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो जैसे यदि मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूं, 1 3 4 5 एंड 5, तो इसमें सबसे बीच वाली टर्म कौन सी है, 4, यानी मीडियन इज 4। देन 21, मैच द कॉलम, ये तो फिलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 21, CSA ऑफ कोन, फॉर्मूला, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज ऑप्शन ए। फॉर्मूलाज ही लिखने थे CSA ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। देन 23rd, इट सेज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 2r, 2 कैंसिल, r कैंसिल, क्या बचा, पाई, दैट इज ऑप्शन सी। 24th, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 और ये वाला पाई आर स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, थीटा बाय 360। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, ए मिटा के दोबारा लिख देता हूं, ऑप्शन ए। ओके, चलो भाई, यहां सेक्शन ए खत्म होता है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25, it says find the zeros of quadratic polynomial 4x square minus 4x plus 1। तो जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको जीरोस के बराबर कर देते हैं, और जीरोस फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, या फिर थोड़े से आप और होशियार हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लिखी हुई है, छोटी क्लास में किया होगा आपने 8th स्टैंडर्ड में। तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। इसका एक ही जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बावजूद इसका एक ही जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो मिलेगा आपको। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हो तो ये एक ही फैक्टर 2 बार आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, और d की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वही इक्वल रूट हमें मिलता है। ओके, देन 26th क्वेश्चन, इट सेज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड 1/3। सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/3, और हमसे बोला है पॉलिनोमियल ढूंढो। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये वैल्यूज यहां रखते हैं, k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐसे ढूंढा जाता है, यही आपका आंसर है। देन 27th, देखो 27th में क्या बोला हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल 25th के जैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही ढूंढना है। फैक्टराइजेशन के अलावा कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज ये फैक्टराइजेशन नहीं लिखा होता तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो है एक आइडेंटिटी ही बनती है। 10x माइनस 1 की आइडेंटिटी बनेगी, इसमें भी एक ही रूट मिलने वाला है। तो जैसे मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूं, भाई 100 के ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनको ऐड करके 20 आ जाए, तो 10 10 100। तो यहां से 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1। देखो इसमें भी आप ढूंढोगे तो d की वैल्यू 0 आएगी, तो दोनों फैक्टर्स बराबर आए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। ये लो, ठीक है। 28th क्वेश्चन देखते हैं, एपी से है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द एपी। इसकी 34th टर्म ढूंढनी है, किसकी? 7, 13, 19 एंड हेंस ऑन। अब एपी है तो फर्स्ट टर्म है 7, डी है 13 माइनस 7 दैट इज 6, और n है 34। हम ढूंढ रहे हैं an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। हम 34th टर्म ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए a की वैल्यू n की वैल्यू 34 रहेगी। तो a 34, a है 7, 34 माइनस 1 इंटू 6, इट मीन्स 7 प्लस 33 इंटू 6, 7 प्लस 198, 198 plus 7, 205. 34th term is 205. Okay, easy question. 28 के बाद 29. Find the sum of 8, 3, minus 2 and hence on. AP है, ये भी एक AP है, ये भी एक AP है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है आपके पास 8, D है 3 माइनस 8 दैट इज -5, और 22 टर्म्स का सम ढूंढना है, यानी n है 22। हमें ढूंढना है Sn। Sn क्या हो जाएगा? ये भाई Sn का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इसमें रख देते हैं वैल्यू S22 इज इक्वल्स टू 22/2, 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5। एक काम करूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं? 22 माइनस 1 21 इंटू -5, तो S22, 22 को 2 से डिवाइड कर देते हैं 11, 16 माइनस 105, सॉरी हाँ 105, एंड 16 माइनस 105 इज इक्वल्स टू -89, -89 करो मल्टीप्लाई, तो -979। 22 फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आएगा? -979, राइट। 1188 -979। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3,
आपसे बोला है दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, d इज इक्वल्स टू x2 x1 यानी 2 माइनस 3, ये x2 है ये x1 है, ऐसे ये y2 है ये y1 है। हाँ, ऐसा मत सोच लेना कि 2 माइनस 3 मतलब सर 2 में से 3 माइनस कर रहे हो। हाँ, कर 2 में से 3 ही माइनस रहे हैं, लेकिन ये 2 ये है और 3 ये है, x1 x2 y1 y2। तो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1, यानी ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, √2 यूनिट्स, जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर मीटर, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो। हालांकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। 31 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, गलत नहीं है, ए इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -3 और बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। हमें मिड पॉइंट ढूंढने के लिए कहा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 4 -3/2 एंड -3 प्लस 4/2, दोनों आ जाएंगे 1/2 1/2, दोनों मिड पॉइंट, राइट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट, दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं। 32 ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हुआ है, बाकी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ढूंढने हैं। इसको आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो और आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हम हाल फिलहाल इसको पाइथागोरस से कर लेते हैं कि साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4, बट वी नो कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो लेट हाइपोटेनियस इज 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3k। तो बाय पाइथागोरस, हम पाइथागोरस यूज करेंगे, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², 4k² इज इक्वल्स टू 3k², और बेस तो हम निकाल ही रहे हैं, तो 16k², ये 3k का स्क्वायर यानी 9k² इस साइड आएगा, b² इज इक्वल्स टू 7k², तो b इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट लेना है, 7 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो वो स्क्वायर रूट में लेगा, k² जो परफेक्ट स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी बेस आ गया आपका √7k। तो cos a क्या हो जाएगा, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी √7k अपॉन 4k, k कैंसिल, √7/4, और tan a होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वी हैव 3k एंड बेस वी हैव √7k, k कैंसिल, tan a आ गया आपका 3/√7, tan भी आ गया और cos भी आ गया, दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं। 33 देखोगे, 33 ये तो दिखेगा ही नहीं। 33 देखते हैं, 33 में क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, और 10 में √3 कितने डिग्री पे होता है हम सबको मालूम है, 10 में √3 कितने डिग्री पे आता है, 10 60 डिग्री पे आता है √3। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या है, √60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही tan a माइनस b की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3,
तो 10 में 1/√3 कितने डिग्री पे आता है? हमें मालूम है 10 पे 30 डिग्री होता है 1/√3। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, a और b वेरिएबल है और दो इक्वेशन दे रखी है। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन से, ये सब्स्टिट्यूशन से, आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे दोनों को मैं ऐड करूं तो 2a मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री, b कैंसिल हो जाएगा, ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a आएगा 45 डिग्री और a को आप इक्वेशन 1 में रखोगे 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, तो b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो a भी आ गया और b भी आ गया, राइट। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये भी, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 3 है शायद। देन 34 34th question. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See the figure. भाई एक पोल है जो जमीन पे ऐसे खड़ा हुआ है, ग्राउंड से और पोल के बीच में एक रस्सी बांधी हुई है, बहुत टाइट खींच के, जो जमीन के साथ 30 डिग्री बना रही है एंगल। पोल की हाइट ए बी है और ये पॉइंट सी है। इफ दिस रोप इज 20 मीटर, तो आपको पोल की हाइट बतानी है h। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट हाइट ऑफ पोल इज h मीटर्स। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाय ए सी इज इक्वल्स टू, इस एंगल के रेफरेंस में ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन 30 डिग्री। h बाय 20 इज इक्वल्स टू 1/2, h इज 20/2 दैट इज 10 मीटर्स। यानी हाइट ऑफ पोल क्या आ गया आपके पास? 10 मीटर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 35। और 36 तो 10th के क्वेश्चन है ही नहीं, तो 9th के क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट आपको एक सॉलिड दे दिया, उसका वॉल्यूम ढूंढने को कहा है। देखो जैसे डायमीटर ऑफ रॉड क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ रॉड इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, राइट। एंड हाइट यानी कि लेंथ ऑफ रॉड 8 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम। रॉड किस शेप में होती है? सिलेंडर शेप में, तो उसके वॉल्यूम के लिए भी हम सिलेंडर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, πr²h। रखते हैं वैल्यूज 22/7, r इज 7, 7, 8, 7 7 कैंसिल, 8 7 56 एंड 56 इंटू 22, 56 2 112, 112 इंटू 11, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 36 कोन के बारे में है। कौन है ये क्वेश्चन? कौन है ये क्वेश्चन? कौन का है? 36 इसमें बोला है रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन यानी कि r इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन दैट इज h इज 24 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो कोन के टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें उसकी स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है, और स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हमें स्लैंट हाइट पहले फाइंड करनी पड़ेगी। और हमें मालूम है कि स्लैंट हाइट में रिलेशन होता है लेंथ
स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर। ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, तो ये पाइथागोरस रिजल्ट बनता है कोन में। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576 दैट इज 625 और स्लैंट हाइट आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो अब तो क्या है, टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला, टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो वैल्यूज रख देते हैं 22/7, रेडियस इज 7, लेंथ इज 25, सॉरी स्लैंट हाइट इज 25 एंड रेडियस इज 7, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 32, 32 2 is 64 and 64 into 11 704 centimeter square, right? Then 37 में तो हमें मॉड ढूंढना है और डायरेक्ट सब कुछ दिया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। 12 13, हाँ 13 क्वेश्चन हो जाएगी ना। 37 वाला क्या होता है भाई, एल क्या दिया हुआ है 3, F1 is 8, F0 is 7, F2 is 2 and H is 2। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो 3 प्लस 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, 3 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 2, 3 प्लस 2/7। अब 2/7 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, डेसिमल लगाया 0, 7 2 ज़ा 14, 6 बचा तो 7 8 ज़ा 56, 8 5 आएगा तो 3.28 अप्रॉक्स, ये आएगा मॉड 3.28 अप्रॉक्स इसका मॉड आएगा, राइट। तो ये सेक्शन बी हमारा यहाँ खत्म हो गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन बी पूरा है। सेक्शन सी के लिए हमें नया पेज लेना पड़ेगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पहले ही आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेथड मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से मेथड से करना है। लिखा है सूटेबल मेथड, यानी आपको जो ठीक लगता है। तो जैसे s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, ये मेरी पहली इक्वेशन है। 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36 है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। मैं t को एलिमिनेट करूंगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3s माइनस 3t इज इक्वल्स टू 9, और ये है इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 और 3 को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, यानी 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36 एंड 3s माइनस 3t इज इक्वल्स टू 9। जैसे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5s इज इक्वल्स टू 45, तो s इज इक्वल्स टू 9, s इज इक्वल्स टू 9। अब आप इसको इक्वेशन 1 2 3 जहां आपकी मर्जी हो आप रखो, आपको डायरेक्ट t की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं जैसे, तो 9 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, तो यहां से 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई आपकी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। दो लोगों के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:7 और उनके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 4:3। उसके बाद दोनों 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। तो आपको बताना है कि उनकी फाइनल इनकम क्या है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो दिया हुआ है ना, तो उसके साथ वेरिएबल अटैच कर लेते हैं। लेट देयर इनकम्स आर 9x and 7x,
and let their expenditure are 4y and 3y। दोनों के साथ सेम वेरिएबल अटैच मत कर देना कि इनकम के साथ भी x लगा रहे हो तो एक्सपेंडिचर के साथ भी x लगा दे, दोनों के वेरिएबल अलग अलग रहेंगे, राइट। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की सेविंग्स कितनी है 2000, और सेविंग्स कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो जो बचता है वही सेविंग होती है, यानी 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, इक्वेशन 1, एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उनकी मंथली इनकम बताओ, और इनकम निकालने के लिए मुझे सिर्फ x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, y को एलिमिनेट करूंगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27x 12y 6000, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 28x 12y 8000। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल, 27 माइनस 28 माइनस x माइनस 2000, तो x की वैल्यू क्या आई 2000, x 2000 आया, इसका मतलब मंथली इनकम R कितनी थी मंथली इनकम्स, 9x एंड 7x, यानी 9 इंटू 2000 एंड 7 इंटू 2000, 14,000 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर, राइट। तो ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल मतलब ऐसे नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कौन कौन से होंगे भाई। 12 से स्टार्ट होगा, 12 फिर 16 फिर 20 एंड हैंड्स ऑन, और सबसे लास्ट में कौन आएगा 250। 250 को चेक कर लो पहले कि क्या वो डिविजिबल है, वो 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 250 नहीं आता है, लेकिन 248 आता है, 252 भी आता है, 252 भी आता है, लेकिन 252 नहीं लेना है, हमें 250 से नीचे ही रखना है। तो ये तो एक एपी बन गई, क्लियरली इट्स एन एपी। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, और ये क्या है आपका, ये है an, nth टर्म, सबसे आखिरी वाली टर्म। अब सबसे आखिरी वाली टर्म 248 है, तो इसमें आपको n ढूंढना है, एज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 12 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो 236, 4 टाइम्स n माइनस 1। 4 को इधर लाएंगे तो 236 डिवाइड बाय 4, दैट इज 59, यानी n इज इक्वल्स टू 60। इट मीन्स देर आर टोटल 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाय 4, राइट। 40 के बाद 41, डिटरमाइन दैट दे आर कोलिनियर और नॉट। तीन पॉइंट्स हैं जिन जो कोलिनियर चेक करने हैं। -2 -11 आपको चेक करना है कि तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के बीच की आपस की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले a से b की डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 यानी a से b की डिस्टेंस आ गई √5। ओके, ऐसे b से c की डिस्टेंस निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखना, -2 -4 का स्क्वायर 16 एंड -11 -3 -14 का स्क्वायर 196 प्लस 16 212। B से C की डिस्टेंस हो गई 212। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये हो जाएगा 2√53। 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 का टेबल में आता है, 4 5 20 एंड 4 3 12, तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा। ऐसे ही A से C की डिस्टेंस आप निकालोगे तो -2 -1 का स्क्वायर एंड -11 -5 का स्क्वायर। तो -2 -1 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9 265, और 265 सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो क्लियरली देखो तीनों की डिस्टेंस ये और ये, क्लियरली एज AB प्लस BC is not equal to AC, so ABC are not collinear नहीं है, तीनों कोलिनियर नहीं है, राइट। 42 देखते हैं, 42 In what ratio does the point -4,6 divides the line segment joining the points this and this? यानी दो पॉइंट्स हैं A -6 10 एंड B 3 -8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे एक पॉइंट है P -4,6। हमें बताना है कि P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट P डिवाइड्स AB इन K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताएगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और इससे कंपेयर करने हैं, तो हमें K की वैल्यू मिलेगी। तो अब ये है हमारे, देखना ध्यान से, ये है आपके x1 y1, ये है आपके x2 y2 और ये है आपके m1, सॉरी ये m1 m2 नहीं है, ये है m1 m2, ठीक है। तो रख देते हैं वैल्यू, m1 x2 3k, m2 x1 -6 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 y2 -8k, m2 y1 प्लस 10 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप कंपेयर करो, यानी x वाला x के बराबर होगा
और y वाला y के बराबर होगा, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4। आप चाहो तो y वाला भी कंपेयर कर सकते हो, वहां से भी सेम आंसर ही आएगा। तो 3k माइनस 6 इज इक्वल्स टू -4k माइनस 4, 3k प्लस 4k माइनस 4 प्लस 6, तो 7k इज इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू 2/7। इट मीन्स P divides AB in 2:7, वो 2:7 के रेशो में डिवाइड करता है। hmm. 43 43rd क्वेश्चन है, थ्योरम 10.2, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी एक सर्कल पे यदि बाहर किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट्स बनाई है, तो आपको बताना है कि ये दोनों टेंजेंट्स बराबर है। गिवन है, इसमें गिवन होता है दैट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। और आपको प्रूव करना है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए? जॉइन ओ पी, ओ ए एंड ओ बी। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो, तो हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट आसानी से हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस, ये दोनों रेडियस बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी 90 डिग्री, भाई ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम 10.1 कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट को हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। एंड ओपी इज इक्वल्स टू ओपी कॉमन, OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन। इसका मतलब ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO बाय विच क्राइटेरिया? बाय RHS। तो बाय CPCT AP इज इक्वल्स टू BP। हैंस प्रूव्ड। आपके स्कूल वाले टीचर ने इंपॉर्टेंट टिक करवाई होगी ये थ्योरम कि भाई थ्योरम 10.2 इंपॉर्टेंट है, आती ही है एग्जाम में, और देखो आ गई। तो आई होप ये तो आप सबने अटेम्प्ट किया होगा, इसके तो पूरे मार्क्स आप लोग सिक्योर कर लोगे आराम से, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी हाँ 44, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं पहले तो हम। उसमें बड़े सर्कल की कॉर्ड है, उसकी लेंथ ढूंढनी है आपको जो छोटे सर्कल को टेंजेंट है। तो ए बी नाम दे दें इसको। लेट ए बी इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल which touches smaller circle at P पे, ठीक है। तो O से A ज्वाइन किया हमने,
ओ ए क्या है 41 सेंटीमीटर एज एन रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ओ पी इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ये 41, ये 40 सेंटीमीटर एज अ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। आपको ए बी ढूंढना है एज अभी बताया, रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका मतलब एंगल P कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, जिसकी दो साइड्स आपको पता है 41 एंड 40। तो तीसरी ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA इज 41, OP इज 40 और AP तो हम ढूंढ ही रहे हैं, तो ये हो गया 1681, 40 इधर आएगा तो 1600, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तो AP इज 9 सेंटीमीटर, राइट। अब AP 9 आ गया तो AB कैसे निकालोगे आप, AB हो जाएगा भाई ट्वाइस ऑफ AP, और रीजन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, भाई बड़े सर्कल की तो कॉर्ड ही है ना वो, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्टेड, यानी ए बी आ गया आपका 2 into 9 18 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी आया, ये एक सर्कल और बनाया था, राइट। ओके, ए बी इज 18 सेंटीमीटर। फोर्टी 44 हुआ 45, क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोला है इसमें, मॉड ढूंढने को बोला है, मॉड। तो पहले तो मॉडल क्लास निकाल लेते हैं। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी हमारी, भाई मॉडल क्लास का मतलब है क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ये 40 to 50। अब ये यदि मॉडल क्लास है तो L तो आपका हो गया 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी ही होती है F1 दैट इज 20, F0 होता है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 12, और F2 होता है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 11, और H हो जाएगा 10, राइट। तो अब आपको करनी है इसमें मॉड की फॉर्मूला अप्लाई। तो मॉड की फॉर्मूला होती है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। तो L की वैल्यू है 40, F1 इज 20, F0 इज 12, 20, F0 इज 12 और F2 इज 11, H इज 10। तो 40 प्लस 8 अपॉन ये हो जाएगा 17 इंटू 10, तो 40 प्लस 80 बाय 17 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 40 प्लस 17 4 68, और कितना बचा 12, 17 7 119, एक बचा तो 0, अप्रॉक्स यही आएगा, यानी 44.70 अप्रॉक्स, राइट। तो ये निकला मॉड 46। 46th क्वेश्चन है, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a queen of black color। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
टोटल आउटकम्स। तो पहली चीज आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? क्वीन ऑफ ब्लैक कलर। नंबर ऑफ ब्लैक क्वींस कितनी होती हैं आपके पास? ब्लैक क्वींस दो ही होती हैं, एक क्लब की और एक स्पेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन is 2/52, that is 1/26. देन सेकेंड पूछा है इसने आपसे नॉट अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? 12। भाई जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों को फेस कार्ड्स बोला जाता है। ये तीनों फेस कार्ड्स कहलाते हैं और ये तीनों हर एक डिजाइन के 3-3 होते हैं। स्पेड्स के 3, क्लब्स के 3, डायमंड के 3, हार्ट के 3। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। यानी इनके अलावा जो बचते हैं वो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं। अब बचे कितने? टोटल कार्ड्स 52 हैं, उसमें से फेस कार्ड 12 है, तो उसको माइनस कर दो 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स 40/52, 4 से कैंसिल करेंगे 10/13, सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड थर्ड अ डायमंड प्रोबेबली। अब डायमंड तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है हर सूट जो है उसके 13-13 पत्ते होते हैं, 13-13 कार्ड्स होते हैं, तो डायमंड के भी 13 ही होंगे। तो 13/52 दैट इज 1/4, राइट। एवरी सूट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, ओके। तो सेक्शन सी खत्म हो गया यहाँ पे। सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 47, स्कूल के सर का बताया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सब कुछ कर लो, मतलब सब कुछ ये तो कर ही लो, ये तो आता ही है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज नोन एज थेल्स थ्योरम ऑल्सो। इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में आता ही रहता है। जो स्टेट्स एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं वो अपने अपने स्टेट बोर्ड एग्जाम में और कुछ पूछे न पूछे इसके पूछने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। 10th स्टैंडर्ड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल यदि लाइन बनाई जाए, जैसे यदि ये मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसमें बी सी के पैरेलल में यदि एक लाइन बनाऊं डी ई, कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो ये जो डी ई है, डी और ई पॉइंट जो है वो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसका स्टेटमेंट ऐसा होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो गिवन में कुछ इतना सा होता है कि दैट इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और प्रूव करने में आता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस लगते हैं। क्या कंस्ट्रक्शंस लगते हैं? एक तो यहां से परपेंडिकुलर बनता है डी एन, और एक यहां से परपेंडिकुलर बनता है ई एम, यानी ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। दूसरा कंस्ट्रक्शन है ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड जॉइन डी सी एंड बी ई। इसको भी ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है। हालांकि ये थ्योरम आप सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हो, उससे काफ़ी इजी हो जाता है, बट बच्चे यही प्रेफर करते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो इसके प्रूफ को देखिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्राइंगल का एरिया।
और उसके नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। राइट, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू ई एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए डी बाई डी बी। ये इक्वेशन 3 आती है ना। तो देखो ए डी बाई डी बी एक साइड का तो मिल गया हमें, ई बाई ई सी भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सेम प्रोसीजर उस साइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगेन हम ट्राइंगल ए डी ई का ही एरिया ले रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग ए ई एज अ बेस एंड डी एन एज ए हाइट, ए ई एज अ बेस एंड डी एन एज ए हाइट। और उसके नीचे हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल बी ई सी, हाफ इंटू बेस इज ई सी एंड हाइट इज डी एन। इसकी आवाज तो नहीं आएगी जहां भी चलाओगे यहाँ पे? क्या है दिलीप भाई, आपके चक्कर में क्या क्या हो गया? मैं नहीं था ना इसलिए सर। वही कह रहा हूँ, आपके चक्कर में हुआ है। आई एम सो सॉरी। सुनो, अब पार्टी देनी पड़ेगी आपको। तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, हाफ हाफ कैंसिल, डी एन कैंसिल, ए ई बाय ई सी, इक्वेशन 6। ये बनी आपकी इक्वेशन 6। ओके, अब देखो ध्यान से ये क्या हुआ है, दोनों पार्ट जो हमें इक्वल लाने थे वो हमें मिल चुके हैं, लेकिन अलग अलग जगह मिले हैं। कहाँ अलग अलग जगह मिले हैं? ये इस इक्वेशन में है, ये इस इक्वेशन में। हमें दोनों को बराबर करना है। यदि हमें दोनों को बराबर करना है तो दोनों के लेफ्ट पार्ट बराबर होने चाहिए। अब लेफ्ट पार्ट में तो ADE और ADE न्यूमरेटर तो सेम है, बट डिनोमिनेटर में देखो क्या हो गया है, ये वाले दोनों ट्राइंगल आ गए हैं जो मैं यहां मार्क कर रहा हूं कलर्स से। एक ये वाला और एक है ये वाला। राइट, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया यदि बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता भी है, कैसे? ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल BEC हैव सेम बेस DE, दोनों का बेस सेम है DE, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। कौन कौन सी पैरेलल लाइन? DE एंड BC। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक थ्योरम है, एक थ्योरम थी क्या? थ्योरम है, थ्योरम तो अभी भी है बट टेक्स्ट बुक में अब नहीं दी हुई है, डिलीट कर दिया उसको सिलेबस से। पहले पिछले साल हुआ करती थी, 9th में थी, उसको वापस लेके आ रहे हैं। नया जो अपडेटेड सिलेबस आने वाला है, कमिंग सेशंस है, उसमें उस थ्योरम को वापस लेके आ रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स का बेस यदि सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो तो दोनों का एरिया बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। ये है हमारी 7th इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन 3, 6, 7 से हमारा काम तो हो गया। बाय इक्वेशन 3, 6 एंड 7 AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC। यही थ्योरम हमें प्रूव करनी थी, राइट? तो
स्टैंडर्ड मेथड है ये इसको प्रूव करने का, ऐसे ही किया जाता है। ओके दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी यही मेथड दिया हुआ है। 48 देखना, बस टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया हुआ कि ये एरिया बराबर क्यों हुआ, सिर्फ वहाँ वाई लिखा हुआ है, वाई और हाउ। ठीक है, वो भूल गए कि हमने 9 में से हटा दिया है। वाई और हाउ इसलिए लिखा जाता है टेक्स्ट बुक में ताकि बच्चे उसके आंसर खुद अपने दिमाग से अपनी क्रिएटिविटी यूज करके ढूंढ सकें। और ढूंढने कहाँ जाते हैं, वैसे तो पुरानी टेक्स्ट बुक में जाना चाहिए, बट बच्चे जाते हैं गूगल के पास। चलो क्वेश्चन नंबर 48। कुछ बच्चे तो टीचर्स डे पे भी गूगल की फोटो रखते हैं, हैप्पी टीचर्स डे। आओ भाई 48th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इसमें एक लाइन है DE जो कि इसके पैरेलल दी हुई है। ओके इसमें BD आपको दे रखा है 7.2, ये है 1.8 और ये है 5.4, और आपको बहुत कुछ ढूंढने को बोला हुआ है AD AB AC एंड ट्राइंगल दिस। तो देखो एज DE इज पैरेलल टू BC, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी ही तो पढ़ा इससे पहले, है ना। देखो BPT का क्वेश्चन, BPT थ्योरम भी आ गई 4 मार्क्स में और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया 4 मार्क्स में। इससे ज़्यादा अच्छा तो क्या ही होगा बच्चों के लिए। AE बाय EC, तो AD तो हम ढूंढ रहे हैं, DB इज 7.2, AE इज 1.8, 5.4, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। पहले तो डेसिमल्स से छुटकारा पा लेते हैं भाई, डेसिमल्स बच्चों को, अरे छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं था। ओहो कहाँ गया, अरे सारा उड़ा दिया क्या इसने। अच्छा इधर है, रहने दो भाई, मैं तो मिटा के दोबारा लगा दूंगा। डेसिमल से छुटकारा पा लेते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरोस आएंगे, और यहां से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा। तो 18 3 ज़ा 54, 3 से 72 24 टाइम्स, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो AD क्या बचा हमारे पास 24 और नीचे 10, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो भाई AD की वैल्यू तो आ गई 2.4, पहली चीज तो आ चुकी है हमारे पास, पहली आ गई। दूसरा हमसे पूछा है AB की वैल्यू। डायग्राम में देखो AB मतलब क्या, AB मतलब AD प्लस DB, तो AB इज AD की वैल्यू 2.4 और DB की वैल्यू 7.2, तो AB हो जाएगा 9.6 हो जाएगा क्या, 9.6 सेंटीमीटर। लो भाई दूसरा भी आ गया। फिर पूछा है AC, तीसरी चीज AC, लो उधर देखो AC, तो अरे क्या क्या पूछ रहे हैं बोर्ड में, 7.2 सेंटीमीटर। और तीसरा सॉरी चौथा, ट्राइंगल ADE किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ADE सिमिलर है। पहले तो देखो ट्राइंगल ADE है कहाँ, ये रहा ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE। ADE सिमिलर किस कौन से ट्राइंगल के हैं पूछा इसमें, विच ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। ये डायग्राम में ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, 2 ही तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ABC के। कैसे भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर एज एन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज D इज पैरेलल टू BC एंड एंगल A इज एंगल A कॉमन, तो बाय A क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, राइट। 49th सब्जेक्टिव पार्ट में अकेला क्वेश्चन चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 का अकेला क्वेश्चन है भाई सब्जेक्टिव पार्ट में। पहले 2 क्वेश्चन आए थे 2-2 मार्क्स में, सेक्शन B में थे जिनमें हमें फैक्टराइजेशन करना था, बट अब उसके अलावा ये एक क्वेश्चन आया 49th, देखना भी देखना। 49th क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड
if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of train. हाँ ना, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है, करना क्या है इसमें भाई, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर्स एवरी डे ट्रेवल करती है अपनी यूजुअल स्पीड में। अब एक दिन ऐसा होता है कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है बाय व्हाटसोएवर रीजन, ट्रैक खराब था, इंजन में कुछ माल फंक्शन था, कुछ भी रीजन से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो उस दिन उसको अपने रूटीन टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, वो 3 घंटा लेट पहुंचती है। तो आपको बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, t1, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर्स। न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, क्योंकि इतनी स्पीड हमने कम कर दी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो नया टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है कि ये वाला जो टाइम है t2, ये t1 से 3 घंटे ज्यादा है। इट मींस इन दोनों का डिफरेंस थ्री आएगा, राइट। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व भी करना है। x टाइम्स x माइनस 8, ये हो जाएगा 480x माइनस 480 टाइम्स x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। तो 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8, 3 टाइम्स ये इस पूरे को इधर भेज रहे हैं हम, x माइनस 8, ये कैंसिल, 480 इंटू 8 और उस 3 को नीचे ले आते हैं और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 16 48 एंड 160 इंटू 8 1280। तो ये आपकी इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप चाहें तो सब एलिमिनेशन से, सॉरी फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो कर ही सकते हैं। तो मैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करूंगा। 1280 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके 8 मिले, तो वो होते हैं 32 एंड 8, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, सॉरी 32 एंड 40x प्लस 32x। तो यहां से हमारे पास कॉमन है x माइनस 40 और यहां से कॉमन है 32 x माइनस, x माइनस 40 एंड x प्लस 32। तो x की वैल्यू आएगी 40 और माइनस 32। इसको तो रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि x क्या अज्यूम किया था हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजुअल स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की यूजुअल स्पीड जो थी वो क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। 49 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में से है ये, लेकिन टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि सिर्फ इक्वेशन बनानी है, यहाँ तक का काम करना है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में जितना है उसके हिसाब से सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़नी है। ये सॉल्व करवाने वाला है, ये इसको सॉरी बोर्ड वालों ने अपनी तरफ से ऐड किया है इसके अंदर। 49 के बाद 50, फाइंड दैट 51st टर्म, यानी A51 एंड
एंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स एंड S51 ढूंढना है आपको एपी का, जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑलरेडी दी हुई है। अब एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो इसमें A2 दिया हुआ है आपको 14 एंड A3 दिया हुआ है 18। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही तो कॉमन डिफरेंस होता है भाई। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 18 माइनस 14 तो D क्या आ जाएगा 4। लो भाई कॉमन डिफरेंस तो मिल गया। और AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, और A3 क्यों, मैं A2 लगाऊंगा ना। A2 क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1D। A2 मेरे पास 14 है, A मुझे नहीं पता लेकिन D पता है, तो A कितना आ जाएगा 10। अब A आ गया, D आ गया, तो A51 तो मुझे फाइंड करने से कौन रोक सकता है भाई, फॉर्मूला है इसे मेरे पास AN का। तो A की वैल्यू 10, सॉरी A की वैल्यू ये मैंने वापस D ही लिख दिया क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ A आएगा। तो A की वैल्यू 10 और 50 इंटू 4 210 आ जाएगा 51st टर्म। और S51 क्या हो जाएगा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। तो S51 होगा 51/2, A इज 10 एंड A51 यानी कि 210। तो 51/2 और ये हो जाएगा 220, 2110। तो 51 इंटू एक जीरो तो लगा ही देते हैं, 11 इंटू 51 5610, यानी S51 आएगा आपका 5610। अब 51, क्वेश्चन नंबर 51 इस पेपर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये, इस पूरे पेपर का 51st क्वेश्चन, क्योंकि इसमें और लेकिन सबसे इजी भी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। मीन फाइंड करने को बोला है आपसे, लेकिन इजी पूछा है बोर्ड ने, लेकिन अपनी कलाकारी लगा दी। स्टेप डेविएशन से बोला है भाई कि स्टेप डेविएशन से फाइंड करो। आसानी से तो नहीं देंगे हम आपको 4 मार्क्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखना हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। हम डायरेक्ट क्लास लिखते हैं यहाँ पे। क्लास हमें दी हुई है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 एंड 580 to 600। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है FI 12, ये फ्रीक्वेंसी ही होती है 12, 14, 8, 6, 10। और सारी फ्रीक्वेंसीज का समेशन FI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो स्टेप डेविएशन से यदि आपको मीन निकालना है तो वो होता है A प्लस समेशन FI UI बाय समेशन FI इनटू H। तो A तो क्या होता है एज्यूम्ड मीन, और वो हमेशा कहाँ से निकलता है XI से। तो पहले तो XI ढूंढना पड़ेगा। XI कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा 510, ऐसे ही 530, 550, 570 एंड 590। फिर XI के बाद निकलता है DI कैसे निकलता है XI माइनस A। तो A मैं इसको चूज कर लेता हूं, A हमेशा XI वाले कॉलम से चूज किया जाता है और मेंशन किया जाता है कि लेट A इज इक्वल्स टू 550। A इज एज्यूम्ड मीन, जो आप अपनी तरफ से एज्यूम करते हो कि ये ही हमारा मीन है। फिर ये स्टेप डेविएशन मेथड आपको क्या बताता है कि आपने जो मीन एज्यूम किया है एक्चुअल मीन उससे कितना डेविएट हो रहा है।
तो xi माइनस ए -40 -20 0 20 एंड 40 और फिर di के बाद निकलता है ui दैट इज di बाय h, यानी जो di निकला है उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो। क्लास इंटरवल सब जगह 20 20 है। -40 डिवाइड बाय 20 -2 -1 0 1 एंड 2 एंड फाइनल कॉलम fi ui, fi का ui से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का। तो 12 2 ज़ा 24, 14 1 ज़ा 14, 8 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6 एंड 10 2 ज़ा 20 और फिर इस पूरे कॉलम का सम, समेशन fi ui। तो कितना हो गया देखो, ये 20 और 6 26, 20 प्लस 6 26, 26 में से 24 गए तो 2 एंड -14 प्लस 2 -12। रखो वैल्यू यहाँ पे 550 प्लस -12 बाय 50 इंटू एच की वैल्यू 20। तो 0 0 तो काट ही देते हैं हम। 550 माइनस 12 2 ज़ा 24 बाय 5, 24 डिवाइड बाय 5 4.8 दैट इज 545.2 रुपीज़। ये इसका मिनिमम वेजेस है, मीन वेजेस है। मतलब हमसे बोला था ना मीन वेजेस फाइंड करो, यानी ये मीन वेजेस आया ऑन एन एवरेज 545.2 रुपीज़। तो इतना पे किया ही जा रहा है फैक्ट्री द्वारा अपने वर्कर्स को। देन 52 क्वेश्चन नंबर 52 अगेन स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको मीडियन फाइंड करने को बोला हुआ है। एक टेबल दे रखी है और आपसे कहा है कि मीडियन ढूंढो। तो इसमें क्लास है आपकी 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500 एंड 4500 टू 5000। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। इन सब का सम दे रखा है 400। तो n/2 आ जाएगा आपका 200। n/2 की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ CF की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो CF वाला कॉलम भी निकाल लेते हैं भाई। 14, 56 प्लस 14 70, 70 प्लस 60 130, ये 216, 290, 352 एंड 400। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी? मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास का मतलब होता है n/2 से जस्ट बड़ी CF, यानी ये है आपकी मीडियन क्लास 3000 टू 3500। तो उसके हिसाब से L हो गया 3000, F हो गया ये 86, CF हो गया उससे पहले वाली क्लास की CF, और H है 500। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सॉरी H आएगा यहाँ पे। तो 3000 प्लस 200 माइनस CF अपॉन F इंटू 500।
70 इंटू 500 86। तो कितना हो जाएगा ये 3000 प्लस 7 5 से 35,000 डिवाइड बाय 86। वो जो भी आंसर आएगा वो ही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 53। इज अबाउट प्रोबेबिलिटी कि 2 डाइस आर रोल्ड, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। 2 डाइस रोल किए जाते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36। इसमें पूछा है सम इज 10, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पहली चीज सम ऑफ द नंबर इज 10, सम इज 10, तो वो कब कब मिलता है आपको, सिर्फ 3 बार मिलता है। कब कब, जब 4 6 आए, 5 5 आए या 6 4 आए। इसके अलावा कभी आपको 10 नहीं मिलेगा जब भी आप 2 डाइस फेंकोगे, क्योंकि 3 के साथ 6 9 आएगा या 6 3 9 आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 इज 3 बाय 36, दैट इज 1 बाय 12। सेकेंड इज सम इज 12, सम इज 12 सिर्फ एक बार मिलेगा। कब, जब दोनों डाइस पे 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 1 बाय 36। देन थर्ड, सम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन इक्वल टू 12 या उससे छोटा, वो तो हमेशा ही मिलता है। 2 डाइस को जब भी आप फेंकोगे तो मिनिमम या तो आपको 2 मिलेगा, दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, या मैक्सिमम 12 मिलेगा जब दोनों डाइस पे 6 6 आ जाए। 12 तो सारे ही आपको वैसे ही मिलते हैं, यानी 1 आता है इसका आंसर। एंड दिस इज अ श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वो क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। एंड फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर आने का। 6 बाय 36 दैट इज 1 बाय 6, या तो 1 1 आ जाएगा, या 2 2, या 3 3, या 4 4, 5 5, 6 6, 6 ही पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, राइट। देन 54, देखो ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास 3, वाइट कितनी है 2, रेड कितनी है 4, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 9। अब आपसे पूछा है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वाइट बॉल्स कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी इज 2 बाय 9। वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी वाइट वाले कितने हैं 2, और टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 9। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू बॉल्स कितनी है 3, यानी 1 बाय 3। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितनी है 4 बाय 9। एंड फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन बॉल्स कितनी है आपके पास, एक भी नहीं, यानी ये है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। जब बॉक्स में ग्रीन बॉल्स है ही नहीं तो निकलेंगी कैसे, राइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, सॉरी पेपर खत्म। ये बहुत इजी पेपर रहा बेसिक वालों का, बहुत सारे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे का, लगभग टेक्स्ट बुक से ही थे सारे, है ना। कोई डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत हार्ड नहीं था। अब 2 दिन बाद बेसिक का पेपर आज खत्म हुआ है, 2 दिन बाद स्टैंडर्ड का पेपर है। तब मिलते हैं स्टैंडर्ड के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट।
हैप्पी लर्निंग।